जय हिंद दोस्तों। हम लोग संविधान के भाग 1 और भाग 2 को पढ़ लिए हैं। आज पढ़ना है भाग 3। भाग 3 को बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मतलब मूल या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, यही हम लोग को पढ़ना है। यह मूल अधिकार कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होती हैं। जो मूल अधिकार होते हैं किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, किसी कंपनी के लिए नहीं होते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को जीने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके मूल अधिकार को आप छीन लेंगे तो उनकी जो जिंदगी है वो बहुत खराब हो जाएगी। जेल में आपके 90% मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, जिससे लोग कहते हैं कि अरे हमारी जिंदगी नरक जैसी हो गई है ना। तो अब देखिए, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को हम कानूनी अधिकार नहीं कह सकते। मूल अधिकार को कानूनी अधिकार नहीं कह सकते, क्योंकि जो कानूनी अधिकार होता है उसे हमसे सरकार, गवर्नमेंट हमारी छीन सकती है, पब्लिक छीन सकते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक छीन सकती है। लेकिन जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को न पब्लिक न गवर्नमेंट कभी छीन नहीं सकती है। इसलिए यह नैसर्गिक है, प्रकृति है, मतलब मूल अधिकार हम लोग को जरूरी है, इसलिए नैसर्गिक है। और मूल अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मूल जो अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसमें? फ्रांसीसी भाषा में। और इसका मैग्ना कार्टा का सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था यह ब्रिटेन में हुआ था, यूके में। कहां प्रयोग हुआ था? ब्रिटेन में प्रयोग हुआ था। और क्वेश्चन यह बना सकता है कि संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक कंफर्म हो गया। लेकिन मूल अधिकार जब समाज के लिए धब्बा की तरह हो जाए तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक को प्रतिबंध किया गया। कौन प्रतिबंध करते हैं? प्रतिबंध करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? निलंबित कर देते हैं, प्रतिबंध निलंबित कर देते हैं। और निलंबित जो होता है कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जब वह समाज में धब्बे की तरह हो 3 तलाक, तो उसको खत्म कौन करेगा? उसको खत्म तो संसद ही करेगी। उसको खत्म कौन करेगा? संसद। और मूल अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार को रक्षा कौन करेगा? मूल अधिकार का रक्षा कौन करेगा? जैसे मान लीजिए सरकार है, बोले कि सरकार का विरोध नहीं हम आप कर सकते, जो विरोध करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, उसके मूल अधिकार को छीन लेंगे। तो उससे हमारे मूल अधिकार को रक्षक कौन है? हमारे मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है? रक्षक कौन है मूल अधिकार का? सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है? और जो यह मूल अधिकार है यह वाद योग्य है, मतलब प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब कि हमारे अधिकार को छीन लिया गया है किसी काम करने के लिए, कोई सरकार प्रतिबंध लगा दी है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। मतलब एकदम बरियाई से कि नहीं, मेरे मूल अधिकार को सरकार कैसे छीन सकती है, आप बहस कर सकते हैं, वाद योग्य है, ये सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो ये था मूल अधिकार। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। 12 में वही परिभाषा है मूल अधिकार की। तो इसमें दिया है स्टेट, राज्य। इसका मतलब है कि स्टेट और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकार को कोई परेशानी हो, हमारे मूल अधिकार से वंचित रहें, ऐसा सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी। सरकार ने स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। और कौन स्टेट? वो स्टेट होगी सेंट्रल, केंद्र की, या तो राज्य की स्टेट, या लोकल गवर्नमेंट, मुखिया
चेयरमैन जो होते हैं, उस जैसे बम्बई में बीएमसी है, उसी टाइप की लोकल गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकार को नुकसान पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसा चीज जरूर बनाए, कानून बनाएगी जिससे लोगों में कानून का डर हो। जैसे हमारी जमीन है, एयरपोर्ट के पास हमारी ही जमीन है, हमारा मूल अधिकार है, उस पर मैं 5 तल्ला 6 तल्ला कुछ भी बनाऊं, मकान बनाऊं, ये तो मेरा मूल अधिकार है। लेकिन वो जमीन जब एयरपोर्ट के पास रहेगी तो आप 5 तल्ला नहीं बना सकते। उस समय आपको बता दिया जाएगा 2 तल्ला से ऊपर आपको बनाना ही नहीं है। तो वहां पर हमारे मूल अधिकार में थोड़ा सा कटौती होगी, देखकर हिसाब से वो होता है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका भी गठन किया जाता है। भाई लाइट जलाना तो सबका अधिकार है, तो क्या करेंगे, कटिया लगा लगा कर करेंगे, बिल नहीं जमा करेंगे, उसके लिए तो चेक तो करेगा ही। तो यही है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकार को नुकसान पहुंचे। देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 और भी शानदार है। अनुच्छेद 13 शानदार कैसे है कि यह हमें तो मूल अधिकार से तो आजादी तो दिलाती, अल्पीकरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेरोगेशन। मतलब अपने मूल अधिकार को तो हम लागू करते हैं, लेकिन हमारा मूल अधिकार तब तक मूल अधिकार है जब तक कि हमसे किसी और को परेशानी ना हो। यदि हमको अधिकार है बोलने के लिए तो हम बोलेंगे, लेकिन हमारे बोलने से किसी को परेशानी हो रही है तो ये मूल अधिकार मेरा ठीक नहीं है। हम चल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, गाली दे दिए तो क्या हुआ, ये तो असंगत हो गया ना। असंगत को बोलते हैं इनोसिएंट, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेरोगेशन, अल्पीकरण। मतलब हमारे मूल अधिकारों को थोड़ा कम किया गया है, अल्प किया गया है, कि ऐसे अल्प किया गया है कि हमारे मूल अधिकार से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उसको अल्पीकरण किया गया है। और वो मूल अधिकार तब तक हमारा मूल अधिकार है जब तक कि हमसे किसी को कष्ट ना हो। अभी चलते हुए किसी को गाली दें, ये कौन सी बात है। हमको गाड़ी चलाना है, रास्ते में गाड़ी चलाएंगे कि किसी के दबा देंगे गाड़ी से। हमको किसी के घर जाना है, जाने का तरीका भी डायरेक्ट किसी के बेडरूम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तो एक कानून हमें इजाजत नहीं देता है। ये अल्पीकरण, इसी को बोलते हैं, अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण, मूल अधिकार का अल्पीकरण है। और इसमें क्या है, एक देखिए, संविधान जब बना तो संविधान बनाने वालों ने यह बताया कि जो पहले कानून, जो संविधान कब बना हम लोग का, 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 को कानून, 26 जनवरी संविधान 26 जनवरी 1950 को बना। इसके पहले जो कानून हैं वो कानून लागू रहेंगे। जैसे पहले कानून क्या थे, आईपीसी, जो आईपीसी जो हम लोग की है वो 1860 की बनी हुई है, वो भी अभी चलता ही है आईपीसी। तो यह कानून जो पहले बने थे वो कानून रहेंगे, बशर्ते उस कानून से हमारे मूल अधिकार को डिस्टर्ब न होगा, तब वो लागू रहेगा। और जैसे एक होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में इसमें हिंदू के लिए और मुसलमान आपस में पर्सनल लॉ, ठीक, पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपना अपना कानून है। तो पर्सनल लॉ जो आप लोग फॉलो करो, दिया है, संविधान बोला है कि आप लोग पर्सनल लॉ को फॉलो करो, लेकिन इससे हमारे मूल अधिकार को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि पर्सनल लॉ से मूल अधिकार को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो कानून नहीं रहेगा। जैसे इसमें पर्सनल लॉ में था 3 तलाक, 3 तलाक, तो 3 तलाक पर्सनल लॉ था। तो इस जो औरतों थी, औरतों के मूल अधिकार को डिस्टर्ब करती थी, तो अब इसको खत्म कर दिया गया है। ये औरतें, जो सायरा बानो नाम की जो महिला थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि 3 तलाक हम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तलाक बिद्दत, 3 तलाक होते हैं, तलाक हसन, तलाक ए बिद्दत। तो तलाक ए बिद्दत को खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में उनके मूल अधिकार को ठेस पहुंचाती थी। जैसे तलाक तलाक तलाक,
व्हाट्सएप पर कहीं भी लिखकर भेज दो तलाक बिदअत में, यही था। ये इनके मूल अधिकार को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 तलाक को खत्म कर दिया, जबकि यह पर्सनल लॉ है। और संविधान ने यह भी कहा है कि जो सरकार है, ये सरकार कभी भी ऐसा कानून न बनाए जिससे हमारे मूल अधिकार को कोई परेशानी हो। तो संविधान सरकार को भी चेतावनी दी है, और पर्सनल लॉ वालों को, पर्सनल लॉ तो चलता रहेगा लेकिन इससे हमारे मूल अधिकार को कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समझ समानता। कानून के समझ समानता, इसको EBL इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ समानता, तो कानून के सामने सब बराबर होते हैं। देखते हैं कि जो औरत रहती है तराजू लेकर खड़ी रहती है, उसकी आंख में पट्टी बंधा रहता है, एक हाथ में वो तलवार होता है, मतलब कि हमारे सामने कौन है, कौन मतलब बड़ा है छोटा है कोई है, मुझसे उसे मतलब नहीं, मतलब कानून के समझ सभी समान है। कानून के समझ समानता, इसको लाए थे AB डायसी। यह कहाँ? यूके में यही नियम है किसी वहां की महारानी के लिए भी, किसी नागरिक के लिए भी, कि कानून के समझ समानता वहां पर AB डायसी जी लाए थे, कॉन्सेप्ट है उन्हीं का। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? कानून का समान संरक्षण अमेरिका ने बोला कि नहीं, समान ये तो सही है कि कानून के समझ समानता, लेकिन सभी के सामने ऐसा करना ये सही नहीं है, ऐसे सही नहीं है। जैसे 20 साल का लड़का है, एक 5 साल का लड़का है, तो उसको ट्रेन में टिकट पूरा लगेगा, 5 साल वाले लड़के को हाफ लगेगा। तो अब वो जाकर कहेगा कोर्ट में कि कानून के समझ सभी समान है, लेकिन इसको क्यों हाफ टिकट लग रहा है, मेरा फुल टिकट लग रहा है। लेकिन समानता दी गई है, इसमें क्या है? कानून का समान संरक्षण। जैसे अभी आज तक किसी भी लड़कियों को कोई फांसी नहीं लगी, जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं, लड़का लड़की भाग गए, तो अब जब कभी पकड़ के आते हैं तो अब लड़कों का नहीं, लड़कियां यही बोलती है कि मुझको लेकर चले गए थे, हमको लेकर भाग गए थे। ये तो नहीं सुने हो कि लड़का लेकर भाग गया लड़की को, नहीं, लड़का लेकर लड़की को भाग गया, यही निकलता। ये नहीं निकलता कि लड़की लड़का को लेकर भाग गया, क्योंकि उनको संरक्षण दिया गया है कानून के सामने, तो उनके कानून का समान संरक्षण। जैसे अभी जो नाबालिग हैं, बालिग हैं, उनके लिए भी नियम है, अलग अलग रूल है, लड़कियों के लिए भी अलग रूल है। तो यदि लड़कियां भगती हैं तो लड़कियों का हर बात सुना जाएगा, लड़कों का कोई बात सुना नहीं जाएगा। तो अब देखिए, एक है किनको किनको कानून से ऊपर रखा गया। देखो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 71, और राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ऐसे पद हैं जो ये मर्डर भी किसी का कर दें तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, इन पर मतलब कुछ आप मुकदमा नहीं चला सकते, कोई थोड़ा मोड़ा फाइन भर सकते हैं, लेकिन इन पर कानून के समक्ष पेश नहीं होंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि अनुच्छेद 71 की तरह, अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति अपन सजा को माफ करता है। कोई माफीनामा भेजा, जिससे किसी को फांसी लगने वाली है वो भेजता है, भाई लास्ट ऑप्शन राष्ट्रपति ही होते हैं सजा माफ करने के लिए। तो अनुच्छेद 71 के तहत तो भेजेगा तो वो माफ कर देंगे। तो जब इनको सजा देंगे आप राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सजा अपना भी माफ कर लेंगे। और इसी तरह राज्यपाल है 162 के तहत ये भी सजा को माफ करते हैं, तो ये अपना भी माफ कर लेंगे। तो कितना बेहतरीन ढंग से संविधान बनाया गया है कि जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर हैं तब तक इन पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब पद से जब हटेंगे तब इनके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इसके पहले नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ना, कानून के समान संरक्षण। यह लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। यह हो गया अनुच्छेद 14। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, देखें उसको। देखिए अनुच्छेद 15 कहता है
कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यदि कोई करता है तो उसको सजा जरूर होगी। जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। वंश के आधार पर नहीं करना चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं, जैसे महिला हो गए, पुरुष हो गए, फिर भी चलता है ना, ये चलता रहता है। लिंग में पुरुष महिला के हमेशा पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन यदि कानूनी रूप से ये गलत है, यदि साबित हो गया कि आप भेदभाव कर रहे हैं तो आपको जरूर सजा मिलेगी, ठीक। और जन्म स्थान के नाम पर, जैसे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, इस आधार पर भी होने लगेगा, इसका विरोध होने लगेगा, तब ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। लिंग का विरोध नहीं होना चाहिए। धर्म के पर, जाति पर, वंश पर, लिंग पर, जन्म स्थान के आधार पर यदि भेदभाव हुआ तो आपको पक्का सजा मिलेगी, यदि साबित हो गया। नहीं साबित हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए, एक जगह जो होता है, एक जगह थोड़ा जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, किसी की भलाई के लिए आप कर सकते हैं, किसी की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे सामान ढोना है, ज़्यादा हैवी सामान कौन ढोता है? आदमी ढोते हैं, क्योंकि औरतें जो कमज़ोर होती हैं ना, तो वहाँ पर, और जैसे लड़ाई चल रहा है तो वहाँ पर आर्मी रहेगी लड़ाई करने के लिए, महिलाओं को नहीं भेजेंगे भाई। महिलाएं थोड़ा उसी बी पॉजिटिव, मतलब भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं, अदरवाइज आप भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 15 में भी दिया गया आरक्षण। ये आरक्षण है, इसको कोर्ट बोलता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आरक्षण जो है पॉजिटिव यदि गलत होता तो इसको संविधान निकालकर फेंक देता। और आरक्षण के लिए लेकर बहुत बवाल चलता है। जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उनके लिए तो आरक्षण तो बहुत जरूरी है, जो लाभ नहीं लेते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते आरक्षण। लेकिन कोर्ट कहता है बी पॉजिटिव, मतलब ये सही है। ऐसे सही है कि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, समाज में कई तरह के लोग, जैसे 2 लाइन है समाज में, 2 लाइन है, तो अब दोनों लाइन को तो आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो बढ़ ही रहे, इनको कोई नहीं रोक रहा है, बढ़ते रहो, लेकिन इनको थोड़ा एक्स्ट्रा बल लगाकर इनको बड़ा करना है इससे, ठीक। तो अब ये आरक्षण इसलिए जरूरी कोर्ट ने किया है। और आरक्षण, जब आरक्षण के नाम पर ही देश में कितना बवाल होता है, कोई दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सही है। यदि आरक्षण गलत होता तो इसको कोर्ट जो है खारिज कर देती। तो ये अनुच्छेद 15 है, इसमें जिक्र हो गया है आरक्षण का। और आप भेदभाव नहीं कर सकते, किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं, जैसे सामान ढोना हो, ज़्यादा वजनदार सामान हो तो वहाँ पर आदमी काम करता है। अभी लड़ाई छिड़ गई तो वहाँ पर आर्मी में, तो वहाँ पर आदमी जाएंगे, लड़ाई करेंगे, औरतें नहीं जाएंगी। तो भलाई के लिए भाई, औरतें कमज़ोर होती हैं। तो इस तरह ये हो गया अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ही आरक्षण का जिक्र हो गया, ठीक। देखिए, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समानता, समान अधिकार। जैसे सरकारी नौकरी में सबको समानता है, लेकिन आरक्षण को पॉजिटिव मानते हुए इसमें जाति के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। भाई, नौकरी तो सबको समान रूप से मिलेगी। ये नहीं कहेगा कि फॉरवर्ड क्लास के लिए रेलवे में वैकेंसी, रेलवे का निकला, रेलवे में वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं। निकलेगा नौकरी सबको, लेकिन जो आरक्षण की बात है, आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं लगता। ये बात नोट कर लीजिए। जो आरक्षण होता है वो धर्म के नाम पर कभी भी नहीं लगता है, वो हमेशा जाति के आधार पर ही आरक्षण मिलता है, हमेशा। तो आरक्षण को पॉजिटिव मानते हुए कि सरकारी नौकरी में समानता, जाति देखकर, जिससे उच्च जाति वाले हैं उनका सिलेक्शन 110 नंबर पर हुआ,
उससे नीचे 105, 190 ऐसे होगा, लेकिन होगा, उसको पॉजिटिव मानते हुए आरक्षण को, क्योंकि जो नीचे जाति वाले हैं उनको ऊपर उठाने के लिए नीचे जाति नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे जाति ऐसे बोले कि हमेशा जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर मिलता है, और धर्म के आधार पर कभी नहीं मिलता कि नहीं हिंदू है तो इनके लिए आरक्षण, मुसलमान है उसके लिए, सिख ईसाई, ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। हाँ, और एक आरक्षण लिंग के आधार पर भी मिलता है। लिंग महिला पुरुष की, इतना महिलाओं की भर्ती है, इतने पुरुष की भर्ती है, इसके आधार पर ही मिलता है। जो महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है अलग से, और एक आरक्षण और मिलता है स्थान के आधार पर भी मिलता है आरक्षण, जगह के लिए स्थान। जैसे कहीं कहीं आप लोग जाते होंगे तो कहीं देखते जब हाइट चेक करवाना हो तो हम लोग का हाइट 170 लेगा, मतलब 170 से एबव लेगा, और कहीं से पूर्वोत्तर जो भारत के हैं उनको बोलेगा कि उनकी हाइट 170 से कम है तो काम चलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े छोटे होते हैं। तो इसी तरह स्थान के आधार पर भी आरक्षण है। जैसे छत्तीसगढ़ में अपना दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर, ऐसा पिछड़े इलाके में आते हैं। फिर कहीं कहीं होता है कश्मीरी पंडितों के लिए देता है ना, कि जो कश्मीर के पंडित हैं उनके लिए आरक्षण, जो पीड़ित हैं, तो स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिलता है। आरक्षण को पॉजिटिव मानते हुए, जहां विकास नहीं हुआ है उसको आरक्षण देने के लिए, ठीक ना। तो ये अनुच्छेद 16 हो गया, लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 17 को। देखिए अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 यह बताता है कि जो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत यदि जो करेगा उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पर अब वैसे छुआछूत खत्म हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में छुआछूत चलता है। छुआछूत मतलब एक दूसरे को छूने की, मतलब कि हमसे छुआ गिरना, ये तो खत्म हो गया है, अब नहीं है। हाँ, इस प्रेजेंट में जिसको कोरोना हो गया है उसको कोई छू नहीं सकता, वो छुआछूत हो गया है। लेकिन पहले जो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, यहाँ पर अछूत ग्रामीण इलाकों में थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं बचा है, लेकिन शहरों में तो एकदम खत्म हो गया है। छुआछूत के लिए कानून सर्वप्रथम 1955 में बनाया गया। 1955 में कानून बनाया गया इसके सजा के लिए, अपराध के लिए। यदि छुआछूत को लेकर कोई करता है, कंटेम करता है, तब उसके लिए सजा 1955 है। लेकिन 1989 में इसे सख्त सजा के रूप में बना दिया गया। 1989 में सख्त, जिसे हरिजन एक्ट समझ रहे हैं, वही कानून को सख्त बना दिया गया। छुआछूत मतलब एक दूसरे को छूने से भी लोग, मतलब पहले क्या विडंबना थी कि पहले लोग छूने से भी एक दूसरे को टच ना हो पाए, टच हो जाएंगे तब अस्पृश्यता। तो वही अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत कहाँ है, अनुच्छेद 17 में है। और ग्रामीण इलाकों में कहीं होगा तो होगा, अब अस्पृश्यता तो है नहीं। शहरों में तो एकदम खत्म हो गया है अस्पृश्यता। जो छुआछूत की बीमारी जो चल गई है, कोरोना, यही है इस समय, बाकी कुछ है नहीं। इसके लिए छुआछूत के लिए कानून सर्वप्रथम 1955 में बनाया गया, 1989 में इसको सख्त कानून बना दिया गया, सख्त एकदम तगड़ा। तो अब अनुच्छेद 18 देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे अब उस समय क्या मिलता था, उस समय महाराज, जैसे वहां के लोग महाराज, सर, नाइटहुड, बादशाह, सुल्तान, विदेशी। विदेश में जो भी आपको सर नेम जो अवार्ड मिला उसको आप सर नेम के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे हमको खेल रत्न मिल गया तो हम ये नहीं लिखेंगे भारत रत्न, सबसे बड़ा भारत रत्न हमको मिल गया, सबसे बड़ा अवार्ड है, तो अपने नाम के आगे हम ये नहीं लगाएंगे कि भारत रत्न अजीत, नहीं, ऐसा नहीं कभी लगाएंगे। सामने वाला भले बोले कि भारत रत्न अजीत हैं। जैसे इसमें क्या है, नेशनल अवार्ड आपको मिला तो सर नेम में उसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे। जैसे भारत रत्न जो है, भारत रत्न अजीत,
ए नहीं लिख सकते, सिर्फ अजीत लिखेंगे। भारत रत्न तो हमको मिल गया। इसी तरह यहाँ पर जो महाराज जैसे रविंद्र जडेजा है तो क्या बोलेंगे, सर रविंद्र जडेजा। नहीं, हम लोग बोलते हैं सर रविंद्र जडेजा, प्यार से बोल दिए, वो अलग बात है, लेकिन सर नेम उसमें नहीं लगाएंगे। सर जो है धोनी का नाम जो दिए हैं धोनी सर, तो वो नाम में अपने सर नेम में नहीं जोड़ेंगे सर रविंद्र जडेजा। हम लोग बुला सकते हैं सर रविंद्र जडेजा, वो अलग बात है। इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कहाँ अपने नाम पर सिर्फ लगा सकते हैं, कहाँ उपाधि लगा सकते हैं, जैसे एजुकेशन में पढ़े हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर अजीत, डॉक्टर अजीत, मतलब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, या तो रैंक लगा सकते हैं। जैसे था कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव प्रताप सिंह, आगे ब्रिगेडियर लगा सकते हैं। जैसे विदेश मंत्री जनरल बीके सिंह, अपना जो रैंक है उसको लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे जो नेशनल अवार्ड में उस नहीं लगाएंगे। और उपाधियों के जो महाराज, सर, नाइटहुड, बादशाह, सुल्तान या विदेश से दिया हुआ कोई नागरिक को वहाँ का सम्मान हो तो उसको अपने सरनेम में नहीं जोड़ सकते। तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब फिर ये तो था अपना मूल अधिकार, अब नेक्स्ट पढ़ाना है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक। तो अब हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।